नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को आपके सामने फिर से एक बार डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। आइए, पहला प्रश्न क्या है आज का कि अस्त्र MK1 किसकी बात कर रहा है? अस्त्र MK1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए, पहला कथन क्या है कि इसे भारतीय वायुसेना के समन्वय में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। किस तरह से किया गया है? स्वदेशी रूप से डिजाइन और इसको विकसित किया गया है। किसकी बात कर रहा है? अस्त्र MK1 की। तो ये कथन पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा ही स्वदेशी रूप से पूरी तरह डिजाइन किया गया है। क्लियर हो गया है। दूसरा कह रहा है ये मिसाइल दृश्य सीमा से परे हवा में, देखिए, हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। किसमें? हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। इस सेंटेंस को समझने से पहले आप एक चीज़ ये समझिए यहाँ पर कि ये देखिए क्या है, इसको देखिए VV और RAAM, ठीक है। इसको मैंने यहाँ क्यों लिखा बताती हूँ। इसका फुल फॉर्म पहले समझिए क्या है कि बियॉन्ड विजुअल, क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसके बाद देखेंगे एयर टू एयर मिसाइल है ये जो अस्त्र MK1 है वो क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि टारगेट को जो नज़र से नहीं दिखते, जो टारगेट नज़र से नहीं दिखते हैं, उन्हें मार गिराने में ये सक्षम है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? अस्त्र MK1 की बात कर रही हूँ। तो क्या है ये? हवा से हवा में मार करने में ये मिसाइल जो है वो पूरी तरह से सक्षम है। इसे भारतीय नौसेना के MiG-29 के लड़ाकू विमान में एकीकृत किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर क्या कह रहा था? भारतीय वायुसेना के समन्वय में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा, और यहाँ क्या कह रहा है? भारतीय नौसेना के, यहाँ पर क्या कह रहा है? भारतीय नौसेना के MiG-29 के लड़ाकू विमान में एकीकृत किया जाएगा। ये कथन भी आपका इसके संदर्भ में पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है। क्या कह रहे हैं? उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर सही होंगे? तो इस प्रश्न के कौन से कथन ठीक है? तीनों ही कथन ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चलिए, थोड़ी सी आप व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पर देखिए वही चीज़ बोली गई है कि मिसाइल को भारतीय नौसेना के Su-30 MK1 लड़ाकू विमान व MiG-29 के लड़ाकू विमान में एकीकृत किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है करंट में चीज़ें बनी हुई हैं इस प्रकार का जो टॉपिक है, तो अच्छे से इसे देखिए, रिवाइज करिए बार बार। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAC? वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी कि यहाँ पर क्या बात कर रहा है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहा है। चलिए ठीक है। पहला कथन है कि ये भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीन नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है। क्या ये जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीन नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है? देखिए, ये सब चीज़ें पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें, कब आई चर्चा में और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस लाइन ऑफ कंट्रोल को वहाँ पर बताया गया। देखिए, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो 1962 में जो इंडिया और चाइना के बीच जो वार हुआ, उसके बाद क्या था कि दोनों देशों की जो सेनाएँ वहाँ पर थी, तो उस सेनाएँ जहाँ पर तैनात थी वहीं पर उसको क्या कर दिया गया? LAC रेखा मान लिया गया उसको, जहाँ पर इंडिया और चाइना की दोनों सेनाएँ जहाँ पर उपस्थित थी उसी को क्या कह दिया गया? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कह दिया गया। 1962 की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीन नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है। ये कथन क्या हुआ हमारा? पूरी तरह से करेक्ट हो गया। फिर देखिए, ये रेखा यानी कि LAC भारत में लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। देखिए, अभी क्या है कि आपको भी मैं मैप भी दिखाऊंगी तो आप बेहतर समझ पाएंगे ये LAC कहाँ है। मैं देखिए यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर LOC की बात नहीं कर रही हूँ, पाकिस्तान के साथ जो है वो LOC की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर LAC, जिस वो चाइना के साथ जो विवाद है उसकी बात कर रही हूँ, LAC को लेकर, LAC की सीमा को लेकर। ठीक है, तो ये कथन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। कैसे? देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, ये देखिए, ये है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये अक्साई चीन और यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये है आपका LAC।
ये समझ गए ना आप यहाँ पर देखिए। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये रेखा लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। क्लियर है पूरी तरह से। चीन LAC की अवधारणा को, ध्यान रखिए, चीन जो है वो LAC की अवधारणा को मान्यता देता है, लेकिन भारत इस अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को अस्वीकार करता है। देखिए मज़ेदार बात क्या है यहाँ पर, कितनी अच्छी चीज़ है कि जो भारत है ना अपना, वो इस LAC की जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, उसको पूरी तरह से यहाँ पर स्वीकार करता है, लेकिन सेंटेंस कह रहा है इसको स्वीकार नहीं करता। वो कैसे, अभी मैं आपको समझाऊंगी। देखिए यहाँ पर ये कथन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि चीन LAC की अवधारणा को मान्यता देता है कह रहा है, लेकिन भारत जो है इस अवधारणा को मान्यता नहीं देता है, अस्वीकार करता है, जबकि ये गलत है। क्यों? देखिए पूछ रहा है कौन से कथन सही है, पहला और दूसरा हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। आइए इसको थोड़ा सा व्याख्या से देखते हैं तो और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे आप देखेंगे भारत ने औपचारिक रूप से LAC की अवधारणा को स्वीकार कर लिया है जब 1993 में दोनों पक्षों ने LAC पर शांति बनाए रखने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं, इसे देखें। भारत ने क्या किया था 1959 में और 62 दोनों में LAC की अवधारणा को खारिज कर दिया गया था, लेकिन देखिए 1993 में दोनों पक्षों ने शांति को बनाए रखने के लिए इसकी अवधारणा को, जो औपचारिक रूप से इसकी अवधारणा को स्वीकार कर लिया था भारत और चाइना के द्वारा। क्लियर हो गया है? वही सब चीज़ें यहाँ दी गई हैं। स्पष्ट है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि पहला दूसरा कथन यहाँ ठीक था। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए मैप जो यहाँ पर आपके सामने बार बार लाया जा रहा है, इसकी आप प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि आप ये सिर्फ देखिए, ये सिर्फ पीटी में ही आपके काम नहीं आएगा, बल्कि जब आप इस तरह से कुछ चीज़ों को, इंडिया का मैप तो देखिए आप कुछ जगह का मैप जो है वो आप ड्रॉ कर ही सकते हैं, तो उनको अगर मेंस की आंसर राइटिंग में से ड्रॉ करके अपना आंसर वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे तो बाकियों से वो अलग अच्छा दिखेगा और खूबसूरत दिखेगा, और ना ही केवल खूबसूरत दिखेगा बल्कि उसमें आप बेहतर बता पाएंगे कि एक्चुअल में आप किस लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो मैपिंग की भी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करिए। हमारी वीडियोस आई हैं, कुछ वीडियोस को उनको देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, और मेंस आंसर राइटिंग के भी साथ साथ अभ्यास करते रहिए। आप अगर अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से मैपिंग के साथ तैयारी करेंगे तो वो आपका प्रश्न जो उत्तर है वो बाकियों से बेहतर दिखेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का तेज अंगीकरण और विनिर्माण, यानी कि फेम, यहाँ पर नेम फेम की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर फेम इंडिया स्कीम की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का तेज अंगीकरण और विनिर्माण, यानी कि फेम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। देखिए ये जो फेम इंडिया स्कीम की बात कर रहा है, इसकी शुरुआत अप्रैल 2015 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत की गई थी। इसमें देखिए क्या था कि भारत सरकार ने ई मोबिलिटी को बढ़ावा दिया। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत तो भारत सरकार ने क्या किया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जो है वो बढ़ावा दिया ताकि देश में जो है वो प्रदूषण थोड़ा कम किया जा सके। और उसके लिए क्या हुआ, उन्होंने किस चीज़ का बढ़ावा दिया प्रदूषण को कम करने के लिए, कि जितने भी व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक कर दिया जाए ताकि उनको जो है वो चार्जेबल बैटरी के द्वारा संचालित होंगे वो, ताकि प्रदूषण को थोड़ा कम किया जा सके। तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई थी 2015 अप्रैल से। क्लियर है? इसके तहत केवल उन्हीं वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिनमें अत्याधुनिक, ठीक है, जिनमें अत्याधुनिक लिथियम आयन या ऐसी ही अन्य नई तकनीक वाली बैटरियां लगाई गई हों। ये दोनों कथन आपके पूरी तरह से ठीक है इलेक्ट्रिक वाहन तेज अंगीकरण और विनिर्माण यानी कि फेम के संदर्भ में। ठीक है, इस तरह की जो भी और स्कीम्स हैं उनका ध्यान में रखिए, क्योंकि देखिए आजकल ग्लोबल वार्मिंग आजकल के तो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा, और पर्यावरण से जब रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें हों तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आने वाले समय में अब धीरे धीरे ये ट्रेंडिंग होते जा रहे हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए पूछ रहे हैं कौन से कथन सही नहीं है, तो भाई हमारे तो दोनों कथन ठीक है, यानी कि यहाँ पर कौन से सही नहीं है, दोनों कथन ठीक है, तो ना तो एक ना तो दो, यानी कि हमारे दोनों ही कथन यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अब हम।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, यहाँ पर इंडेक्स की बात कर रहा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह जो इंडेक्स है, ये सूचकांक एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है। देखिए जहाँ जहाँ हाईलाइट किया उस पर ध्यान दीजिए कि यह सूचकांक एक निश्चित अवधि के दौरान हमारी इंडियन इकोनॉमी के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, ये ध्यान दीजिए, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र क्या मतलब, तभी आप पूरे सेंटेंस को बेहतर समझेंगे। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आप देखेंगे तो खनिज खनन, बिजली हो गया, विनिर्माण हो गया, और इन्हें आदि के मतलब बिजली हो गया, विनिर्माण हो गया, आदि के विकास का विवरण प्रस्तुत करता है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में क्या कह रहा है, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है। क्या ये सूचकांक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये कथन क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो जाता है। इसको फिर से एक बार रीड आउट कर देती हूँ। ये जो इंडेक्स है एक निश्चित अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है। दूसरा कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वर्ष में 2 बार की बात कर रहा है। यहाँ पर वर्ष में 2 बार इसकी गणना और प्रकाशन किया जाता है। देखिए इस तरह का कोई अगर इंडेक्स आपके सामने आता है, मैंने कई बार बताया किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, ठीक है, इसका जो जारी किया जा रहा है, कितने समय अंतराल के बाद इसको जारी किया जा रहा है, कौन कौन सी इसकी रिपोर्ट्स हैं, क्या इसका काम है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी होती। बेसिकली यहाँ पर क्या दिया गया है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तो ये किया जाता है जारी, लेकिन यहाँ पर इसकी गणना जो है, इस सूचकांक की गणना और प्रकाशन वर्ष में 2 बार नहीं बल्कि देखेंगे ये मासिक होती है, ठीक है, तो ये मंथली होती है इसकी गणना, और जो प्रकाशन है वर्ष में 2 बार नहीं होता, तो ये हमारा कथन क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो जाता है। लेकिन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता ही एकदम करेक्ट है। इसका जो यूज़ है, क्या कह रहा है, इसका उपयोग वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। किस किस के लिए किया जाता है, ये जो इंडेक्स है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके लिए उपयोग किया जाता है, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा नीति निर्माण के उद्देश्य के लिए इसका जो है वो कार्य किया जाता है। इसमें जो है इसका उद्देश्य है वो ये छुपा हुआ है, क्या उपयोग किया जाता है इसका इंडेक्स का, वो ये सब चीज़ें लिखी हुई है जो पूरी तरह से यहाँ पर करेक्ट हो जाती हैं आपकी। क्लियर हो गया है। पूछ रहे हैं कौन से कथन सही है इसमें, तो पहला और तीसरा कथन यहाँ पर ठीक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या आप चाहे तो देख सकते हैं, इसमें वही सब चीज़ें दी गई हैं कि देखिए आईआईपी इंडेक्स की गणना और प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, के द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है, और वही सब इसमें दिया गया कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग और समूहों की एक निर्धारित अवधि के विकास दर को यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राजकोषीय नीति, ठीक है, भारत में राजकोषीय नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर ऐसे शब्द हो, नहीं है या फिर है पूछ रहा है, वहाँ फोकस करा करिए, क्योंकि बहुत बार हम रैंडम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो नहीं जैसे शब्दों को हम पढ़ना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पूछ रहा है कि राजकोषीय नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। देखिए राजकोषीय नीति में आप देखेंगे कि भुगतान संतुलन भी आता है, इसके बाद आप देखेंगे धन और आय का न्यायोचित वितरण भी उसके अंतर्गत आता है, मूल्य स्थिरता भी उसको दर्शाता है, उसका उद्देश्य है, ये भी उसका उद्देश्य है। तो क्या बचा इसका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन जो है वो राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। और ऐसे कौन कौन से उद्देश्य हैं जो राजकोषीय नीति के हैं, चलिए उन्हें हम व्याख्या से समझते हैं। जैसे कह रहा है कि राजकोषीय नीति सरकार की आर्थिक नीति का एक प्रमुख घटक है। इसके द्वारा आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार सृजन जैसे लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। इसको और हम थोड़ा और सिंपली वे अगर करें इस चीज़ों का, तो हम एक लाइन में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो राजकोषीय नीति है वो कराधान और सरकारी खर्च का जो एक अनुमान है जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। क्या है, कराधान और सरकारी खर्च का एक ऐसा अनुमान है जो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। बेसिकली ये चीज़ हुई, ठीक है। अब कह रहे हैं उसके लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है, तो कौन कौन से लक्ष्य दिए गए थे, देखिए संसाधनों की गतिशीलता उसका उद्देश्य है, सामाजिक न्याय हो गया, मूल्य स्थिरता हो गया, पूर्ण रोजगार सृजन हो गया, भुगतान संतुलन एवं संतुलित विकास हो गया। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी दी गई थी। तो कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्लियर हो गया है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसी तरह से निरंतर पढ़ते रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहिए। धन्यवाद।